So we'll be starting off with this. So good evening, everyone. This is CA Nikhil Kumar, the founder of Taxomart. This is a platform जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं आज, जहां पर more than 2000 CAs आज active members हैं, 50,000 are approaching us, और we are planning an aggregator platform जहां पर आप सभी को एक फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए आपको दर दर नहीं जाना पड़ेगा, और you could come up to the Taxomart and have any of the financial services with regard to taxation, accounts and any other advisories. So आज हम जो ज्वाइन कर रहे हैं एक साथ, जो हम वेबिनार के लिए आए हैं, I would like to thank the Loconov team, HR team, especially Shubham, who approached me for conducting such a beautiful webinar जहाँ पर सब लोग, आप सब लोग हैं, सैलरीड हैं, और एक कहना चाहिए बहुत कम ऐसे कंपनीज हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज के लिए सोच रही हैं आज, जहां पर वो अभी सिर्फ और सिर्फ काम ले रही थी कंपनीज, और आज वो लोग कुछ उन्हें देना चाहते हैं अपने सैलरी के अलावा अपने एम्प्लॉयज को. सो हमने इस वेबिनार का जो बेसिक कहना चाहिए टॉपिक भी जो रखा है, आई विल जस्ट स्टार्ट ऑफ विद दिस. So we would be working for 12 months. And if I say you earn for 13 months, doesn't that sound great? जी हाँ, बिल्कुल हर बंदा चाहता है कि मैं कम काम करके ज्यादा कमाऊं. इसी तरीके से टैक्स भी एक चीज है जिसमें आप अगर एक इफेक्टिव प्लानिंग करें तो यू कुड अर्न योर फ्री सैलरी फॉर अ मंथ. इवन इतना आप बचा सकते हैं. जी हाँ, बिल्कुल बचा सकते हैं इतना. There are certain methodologies जहां पर आप काम करें, जहां पर आपको लगे कि yes, we could actually save this. So starting off with the very first slide, that is the dilemmas, the issues which a taxpayer, the salaried taxpayer actually faces is, अब नया साल स्टार्ट हो गया है, हमने जो यहाँ पर सारी बातें करनी है टैक्स से रिलेटेड, वो हम बात करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2021 एंड एंडिंग विद मार्च 2022. मेरे को ये एड्रेस किया गया था कि मेनी ऑफ यू माइट हैव जॉइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी ऑफ अ कॉर्पोरेट. तो हो सकता है इट वुड हैव बीन योर फर्स्ट जॉब, so you might not be aware of various taxes, various tax deductions and various methodologies. The government of India in the last budget announced a beautiful thing, जो कि काफी सारे tax experts expect कर रहे थे गवर्नमेंट से कि slabs cutting होनी चाहिए. तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बेहतरीन तोहफा टैक्स पेयर्स को दिया, जहां पर उन्होंने ये बोला कि आपको अब हमें जो आज तक टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे थे, जहां पर आप 5, 20 और 30 टैक्स ब्रैकेट में आ रहे थे इंडिविजुअल्स के केसेस में, अब they have segregated you in number of slabs, यानी कि 5, 10, 15, 20 and 25. तो अब जो नया रिजीम है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं, मगर ये आपको कैसे पता लगेगा कि क्या वो बेनिफिशियल होगा, क्या वो बेनिफिशियल आपको पहले वाला ही था, नया आपको बेनिफिट कैसे दे सकता है या नुकसान कैसे कर सकता है. तो these are certain questions which we going to be answering into this webinar only. फिर आ जाती है बात, कई सारे लोग डिडक्शंस, क्योंकि सरकार है तो उन्होंने आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट तो देना ही है, तो डिडक्शंस एक पॉइंट आ जाता है जहां पर डिडक्शंस कौन सी हमें ऑप्ट करनी चाहिए, कौन सी किस तरीके से ऑप्ट करनी चाहिए, वो हमारे को हम इस वाली पूरी सीरीज के अंदर कवर अप करेंगे. एचआरए लें, 80GG एक सेक्शन होता है जो कि एचआरए का एक तरीके से रेप्लिका ही कह सकते हैं उसे, वो ऑप्ट करें या एचआरए ऑप्ट करें, किस तरीके से हम फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं टैक्स सेविंग के लिए. इसके लिए मैं एक हल्का सा एग्जांपल देना चाहूंगा. मान लेते हैं आपकी अगर सैलरी 30% स्लैब में आ रही है, यानी कि आपकी सैलरी आज की अगर मैं टैक्स रिजीम की बात करूं तो 10 लाख से या 15 लाख से ऊपर अगर है, और आप सोच रहे हैं कि जो मेरा सेविंग बैंक के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है अगर मैं उसकी एफडी करा दूं तो मैं कैसे प्लानिंग कर सकता हूं. जी हाँ, यू कुड ऑप्ट फॉर अ मेथोडोलॉजी ऑफ गिफ्टिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट टू योर एडल्ट चाइल्ड. अगर एडल्ट चाइल्ड नहीं है तो रिलेटिव की एक डेफिनेशन होती है, उसके अंदर अगर आप कुछ सर्टेन कैटेगरी के रिलेटिव्स को अपने
थ्रू पैसे अगर उन्हें देते हैं और उनके थ्रू वो एफडी कराएं, तो जो एफडी पे टैक्स कटेगा वो उनके स्लैब के हिसाब से कटेगा। अगर मान लेते हैं आपका हायर स्लाइड में स्लैब है और आपको 30% आज देना पड़ रहा है, तो एफडी पे जो इंटरेस्ट आएगा आज की तारीख में भी 5-5.5 से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है किसी भी हालत में। किसी भी आप बैंक में चले जाएं तो एक्सेप्शनल केसेस कुड ऑल्सो भी देयर, बट एक एवरेज रेट सिनेरियो है 5-5.5, किसी किसी केस में 4.5 भी देखने को मिल रहा है। और अगर मैं उस पर 30% लगा दूं तो वो 3-3.5 के आसपास आ जाता है। तो अगर आपको आज सिर्फ 3-3.5% एफडी जो कि पूरा लॉक इन पीरियड के साथ आती है, तो उसमें भी अगर आपको सिर्फ 3-3.5% मिल रहा है, तो यू थिंक कि आप कहीं कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, कुछ सेव आउट नहीं कर पा रहे, बिकॉज 3-3.5% तो सेविंग बैंक में पड़ा रहता तब भी आपको मिल जाता। तो व्हाट यू कुड डू इज कि आप वो पैसा जो है अपने किसी फैमिली मेंबर को गिफ्ट करके, यानी कि कोई एडल्ट आपके चाइल्ड हो उसको आप गिफ्ट करके अगर वो पैसा उसके थ्रू एफडी में कराएं, और सिंस अगर वो कम स्लैब में आ रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली वो टैक्स सेविंग हो जाती है। आप कम से कम अगर मैं बात करूं, अगर किसी को पूरे साल का 2 लाख रुपए एफडी से इंटरेस्ट आता है तो 60,000 रुपए उसका अगर वो अपने थ्रू एफडी कराता तो कट जाता। इसी के रेप्लिका में अगर कोई बंदा जो कि 2.5 लाख या 3 लाख 4 लाख रुपए के स्लैब में आ रहा था, तो शायद उसको उसके ऊपर टैक्स ही ना देना पड़ता। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो कि आप अगर फैमिली मेंबर के थ्रू इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो यू कुड मेक आउट कि आप कितना टैक्स सेव कर सकते हैं। दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच कुड बी डन। और हम आज ये वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं जिस पीरियड ऑफ टाइम में हम अप्रैल में आज खड़े हैं, तो वी हैव अ होल 12 मंथ स्पैन जहां पर हम प्लानिंग कर सकते हैं। आज हम प्लान आउट कर रहे हैं, अगर मैं यही बात करूं आपकी फरवरी मार्च में, बिकॉज हम जितने भी सैलरीड एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं उन केस में हम यही अधिकतर सुनने में आता है कि वो या तो बिल्कुल मार्च में आते हैं जब उनका टीडीएस कंपनी डिडक्ट कर रही होती है, तो दे कम टू अस कि हमारी किस तरीके से हमारा कितना टीडीएस बनेगा वो आप हमें बता दीजिए, सो दैट वी कुड हेल्प आउट आवर एचआर और द टैक्सेशन टीम इन आवर ऑफिसेज टू सेव आउट द टैक्सेस। या फिर हमारे पास लोग आते हैं अधिकतर सिर्फ अपने आईटीआर के टाइम पे या लिटिगेशन के टाइम पे। वी डजंट फेस दीज थिंग्स कि आज भी इंडिया के अंदर सैलरीड एम्प्लॉयज जो है इतने अवेयर नहीं है जहां पर वो प्लानिंग करें। दे आर ओनली गोइंग टूवर्ड्स दोज बेसिक आइडियाज जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं, और वही चीजें आगे भी चलती चली जा रही हैं। सो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये सब चीजें ऑप्ट आउट करनी शुरू कर देनी चाहिए। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। नया रिजिम क्या है, पहले तो ये बहुत जरूरी है कि ओल्ड रिजिम अगर किसी को नहीं पता है तो वो ये समझें कि ओल्ड रिजिम के अंदर आपको टैक्स स्लैब्स आते थे 5% के, दो की, फिर उसके बाद आता था आपका 20% का स्लैब, फिर डायरेक्टली 30% का स्लैब, प्लस आपको बहुत सारी डिडक्शंस मिलती थी, बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिलते थे, उनको आप घटा के अपनी सैलरी में से एक नेट सैलरी निकालते थे, फिर आप एक टैक्स पे कर रहे होते थे। न्यू स्लैब के अंदर क्या हुआ है, आपको सेग्रीगेट कर दिया गया है, यानी कि 2.5 लाख के बाद आप हर 2.5 लाख इनकम के ऊपर 5% बढ़ाते चले जाएं, तो अप्रोक्सीमेटली 15 लाख तक आपको ये 2.5 लाख रुपए के स्लैब्स के अंदर बाइफेरेटेड मिलेंगे अमाउंट्स, जहां पर पहले 2.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख पे 5%, उसके अगले पे 10, फिर 15, फिर 20, 25 और इसी तरीके से फिर 15 के बाद 30 लाख रुपए। मगर सरकार ने आपको एक बेनिफिट दिया कि उन्होंने आपको बोला कि आप डाइफरगेट कर दो अपने आप को 5, 10, 15, 20, 25, 30 के हिसाब से, मगर आपको हम कोई भी डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं देंगे। डिडक्शन का बेनिफिट जैसे कि 80C का बेनिफिट नहीं देंगे, 80D का बेनिफिट नहीं देंगे, 80DE एंड अदर डिडक्शंस का हम कोई बेनिफिट नहीं देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं देंगे जो 50,000 आपको मिलता है, एचआरए का कोई बेनिफिट नहीं देंगे, एलटीए का कोई बेनिफिट नहीं देंगे। सैलरीड एम्प्लॉयज को ये चॉइस दी गई है न्यू रिजिम में कि हर साल ऑप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब वो हर साल इवेल्युएट करेंगे, उन्हें अपने प्रोफेशनल्स से ये बात जरूर करवानी, अपनी इवेल्युएशन कराना चाहिए कि क्या वो नए रिजिम में ऑप्ट करें या वो पुराने रिजिम में ऑप्ट करें। इसी तरीके से ये जानना बहुत जरूरी है किन लोगों को एक्चुअल में न्यू रिजिम में जाने से फायदा होगा। मेरा अपना प्रोस्पेक्टिव ये है कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, यूथ हैं, नए बच्चे हैं, जो पहली जॉब है उनकी, किसी किसी की अभी लाइफ स्टार्ट हुई है एंड दे आर नॉट एक्चुअली, आज उनका मैरिटल स्टेटस बैचलर है और वो अभी भी
फ्री टू मूव हैं, मतलब उनको इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स का अभी ज्यादा नहीं पता और एंजॉय करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये मानता हूं कि न्यू रिजिम में उनको टैक्स प्लानिंग करनी ज्यादा फीजिबल बैठेगी. दे कुड सेव मोर इन न्यू रिजिम, बट these are only subject to the actual income which you are getting. We cannot say blindly कि ऐसा होगा ही होगा. It is a person to person vary situation. मगर 90% केसेस में देखा गया है जिनकी इन्वेस्टमेंट रिडक्शंस कम हैं, जिन्होंने कम अपनी सेविंग्स के लिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकम ही होती है उनकी, कोई ऐसे खर्चे नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रखी, तो उनके लिए जो नई रिजिम है दैट वुड बी फ्रूटफुल. एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझेंगे हम इस चीज को तो ज्यादा मेरे हिसाब से आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे. एक एम्प्लॉय है श्याम, उसने न्यू रिजिम में ऑप्ट किया अगर, और उसकी इनकम है 20 लाख रुपए. उसने 80C के अंदर पूरा अपना जो 1.5 लाख रुपए का कैप होता है, बेसिकली ये डिडक्शंस जितनी भी हैं इसके लिए हमने एक अलग पार्ट रखा है. तो प्लीज डोंट गेट अ कंफ्यूजन कि यार 80C क्या है, 80D क्या है, 80E क्या है. जस्ट टेक कि ये आपने एक तरीके से कह लीजिए, जैसे कि आपको मैं बोलूं आपको एक एप्पल मिला, उस एप्पल के ऊपर कोई बाइट ना ले तो आपने उसे एक टिफिन बॉक्स के अंदर रखा, राइट. तो वो टिफिन बॉक्सेस हैं जिसमें आप सेव कर सकते हो अपने एप्पल को. अब जरूरी नहीं है आप सारा सेव कर सकें, बट मेजर ऑफ इट यू कुड सेव बाय यूजिंग दीज डिडक्शंस. तो डिडक्शंस वी वुड बी गोइंग इन अ डिटेल्ड वे अगले अपने सेक्शन के अंदर. इसके अंदर हम बात कर रहे थे कि उन्होंने 80C के अंदर अपना 1.5 लाख रुपए का जो लिमिट होती है वो एग्जॉस्ट करी. 80D के अंदर वो 25,000 रुपए के जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो अपनी लिमिट को एग्जॉस्ट किया श्याम ने. एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर उन्होंने 30,000 रुपीज जो हैं वो इन्वेस्ट करे. एग्जेम्पशन इन्होंने ली एलटीए की 30,000 रुपीज. आई वुड मेक अ यहाँ पर एक रिमार्क है कि 30 लाख है, ये 30,000 होना चाहिए. और इसके अलावा कोई और डिडक्शंस नहीं करी उन्होंने. अब उनका जो इनकम टैक्स पूरा बन रहा है नई रिजिम के हिसाब से, दैट इज आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दीज थिंग्स इट इज 3.51 लाख रुपीज. अब यही एग्जांपल एज इट इज हम पुराने रिजिम के अंदर ऑप्ट करके देखते हैं कि क्या अगर वो पुराने रिजिम को ही ऑप्ट करते तो क्या उन्हें बेनिफिट मिलता. पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, न्यू रिजिम के अंदर जितने भी डिडक्शंस ये इन्होंने अभी क्लेम मतलब लिए थे अपनी अपनी बेनिफिट के लिए, 80C का, 80D का, एनपीएस का और एलटीए का, ये कोई भी डिडक्शन नई रिजिम के अंदर उन्हें कोई बेनिफिट नहीं देगा. बिकॉज नई रिजिम के अंदर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उसके अंदर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, बिकॉज सरकार ने पहले ही आपको स्लैब्स का बेनिफिट दे दिया है. बिकॉज उन्होंने पहले ही आपको टुकड़ों में बोला कि कम टैक्स पे करो, इसीलिए उन्होंने कोई भी डिडक्शंस आपको अलाउ नहीं करी. लेकिन अगर किसी बंदे की इतनी डिडक्शंस हैं तो अब अगर वो ओल्ड रिजिम में जाता है और उन्हें बेनिफिट ऑप्ट करना है इन डिडक्शंस का, तो शाम को सेम अगर एग्जांपल हम ओल्ड रिजिम में डालें, इनकम उसकी 20 लाख रुपए की है, डिडक्शन उसने 1.5 लाख रुपीस की 80C के अंदर ले ली, 80D के अंदर 25,000 की डिडक्शन ले ली, एनपीएस के अंदर 30,000 की उसने डिडक्शन. और यहाँ पर फिर से मैं बोलूंगा 30 लाख ना कंसीडर करें, इट इज 30,000. एलटी के अंदर 30,000 उसने टैक्स एग्जेम्पशन लिया, कोई और डिडक्शन नहीं है उसकी. पूरा कैलकुलेशन करने के बाद उसका जो टैक्स बनता है फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 3.26, यानी कि ओल्ड रिजिम इज बेनिफिशियरी फॉर श्याम कंपैरेटिवली टू द न्यू रिजिम. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यू कुड सी जहां पर भी एक असेसी डिडक्शंस ज्यादा ले रहा है, हम एक ब्रेक इवन भी बताएंगे कहां पर कितना डिडक्शन लेने पे आपको किसको ऑप्ट करना चाहिए. अगर कोई भी बंदा डिडक्शन एक सर्टेन अमाउंट के बाद ज्यादा ले रहा है तो उसको ओल्ड रिजिम की तरफ ही फोकस करना पड़ेगा. स्टिल इट इज सब्जेक्ट टू कैलकुलेशन. सो इस रिजिम में ये पता लगा, इस कैलकुलेशन से ये पता लगा कि अगर किसी बंदे का एक 20 लाख की इनकम है और यही डिडक्शंस वो ऑप्ट कर रहा है तो उसका ओल्ड रिजिम के अंदर टैक्स ज्यादा कम आ रहा है कंपैरेटिवली टू द न्यू रिजिम. नेक्स्ट स्लाइड इज कि वी नीड टू नो द ब्रेक इवन, कि हम कितनी इनकम पे कितना डिडक्शन करें जिससे हम ये एक स्लाइड जजमेंट ले पाए कि हमें कौन से रिजिम को ऑप्ट करना है. अब अगर मैं बात करूं किसी एम्प्लॉय की, उसका आज 7.5 लाख रुपए का पूरे साल का इनकम है,
और उसने डिडक्शन जो है 1.25 लाख या उससे ज्यादा किया है, ऑप्ट किया है, यानी कि 80C 80D या अदर डिडक्शंस के अंदर वो ऑप्ट किया है उसने, तो उसके लिए ओल्ड रिजिम बेनिफिशियरी है। यानी कि ये ब्रेक इवंस हैं जो आपकी स्लाइड आपके इस पे स्क्रीन पे आ रहे हैं इस वक्त, यानी कि 7.5 लाख रुपए और डिडक्शन इतनी है इससे ज्यादा, तो ओल्ड रिजिम विल बी बेनिफिशियरी इन एनी केस। इसी तरीके से 10 लाख के लिए 1.87 लाख की डिडक्शन है, देन द ओल्ड रिजिम इज बेनिफिशियरी। 2.5 लाख के लिए 12.5 लाख के लिए 2.08 लाख की डिडक्शन या उससे ज्यादा है, देन द ओल्ड रिजिम इज बेनिफिशियरी फॉर यू। 15 लाख के अगर इनकम है और उसमें 2.5 लाख से ज्यादा आप डिडक्शन है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाली सेट एक हमने इसीलिए बनाया है सो दैट एम्प्लॉयज को गेट इनटू टच कि हमें कौन सी रिजिम ऑप्ट करनी है आज। दिस इज अ प्राइमरी बेंचमार्क वी कुड से, जो आपको ऑप्ट करना है whenever you are going for claiming the deductions. So next slide पे चलते हैं। We have to find a conclusion, जहां पर मैंने आपको दो चीजें बताई, आपको जो अपने खुद के लिए इवैल्यूएशन के लिए आपको जो चीजें जरूरी हैं वो दो बेंचमार्क्स आपको अपने दिमाग में सेट रखने। एक तो मैंने जो डिडक्शंस वाला बताया कि आपने 80C 80D या अदर डिडक्शंस के अंदर आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। अब ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने बात करूं कि 1.87 आपका कोई बेंचमार्क है और आपने डिडक्शन कहीं पे भी कर दिया, नो, इट शुड ऑलवेज कैप इनटू द लिमिट्स ऑफ दो सेक्शंस। यानी कि 80C की अपनी एक लिमिट है कि आप इतना ही इन्वेस्टमेंट करोगे तो इतना ही आपको बेनिफिट दिया जाएगा, यानी कि कैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिडक्शंस जो आपने क्लेम करी हैं उनको आप बेंचमार्क्स को आप पहले सेट करें अपने दिमाग में, वो पहला प्राइमा फेसी होता है। दूसरा जो चीज है, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम करी हैं और आपको लगता है कि मेरी इनकम इन सर्टेन अमाउंट्स तक है, तो डेफिनेटली आपको न्यू रिजिम में ऑप्ट करना चाहिए। टैक्स का बेनिफिट मिलेगा बिकॉज डिडक्शंस कोई मिलेंगे नहीं और आपने करी भी नहीं है तो कोई फायदा भी नहीं है ओल्ड रिजिम में जाने का, राइट। तो एक सिंपल सी बात लास्ट में यही बोलूंगा मैं, बिफोर वाइंडिंग अप द सर्टेन टॉपिक ऑफ ओल्ड रिजिम एंड द न्यू रिजिम, दैट कि आप जब भी कोई भी डिसीजन लें, यू शुड नॉट गो इन अ हेस्ट, यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ प्रोफेशनल बिफोर गोइंग अहेड for any tax planning, because tax planning is not a part of your regime. Tax planning should be done by an expert only. जिस तरीके से आप लोग जब भी बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, सेम वे में जब भी आपको लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं कनेक्ट करना है टैक्स से रिलेटेड, तो यू वुड ऑलवेज कनेक्ट अ टैक्स एक्सपर्ट। आई वोंट से कि आप किसी एक सर्टेन पर्सन के पास ही जाएं, जो भी प्रोफेशनल, जो भी बंदा आपके आसपास होता है, आपको लगता है, आपको ट्रस्ट है उसकी बातों पे, तो आप डेफिनेटली उससे एक बार कंसल्ट करें और उसके बाद अपनी प्लानिंग प्रोसीड करें। अभी तक हम डिडक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, डिडक्शंस क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं। सो इसमें डिडक्शंस का एक पूरा ही चैप्टर मैंने अलग कर दिया। आई होप अब काफी हद तक ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम के रिगार्ड में एक डिफरेंशिएशन आपको हो गया होगा कि क्या होता है ओल्ड रिजिम, क्या हो रहा है न्यू रिजिम के अंदर, क्या बेनिफिट है ओल्ड रिजिम के अंदर, क्या नुकसान है न्यू रिजिम के अंदर। तो ये डिडक्शंस हैं। अब जो न्यू रिजिम ऑप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि उनके पास कोई इस टाइप की कोई भी डिडक्शन या कोई भी उन्हें एक्सपेंडिचर या कोई भी इन्वेस्टमेंट उन्हें इन फ्यूचर नहीं करना, तो वो तो इसके बारे में सुने ना सुने एक बराबर। लेकिन जो लोग प्रूडेंट हैं, जो आज अगर 10 सेव कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो 10 मेरा 20 हो जाए इन नियर अबाउट 10 to 20 ईयर्स, तो वो इसके रिगार्ड में जरूर ध्यान रखें कि हमें किधर बेसिकली इन सेक्शंस को ऑप्ट करना है। बिकॉज सरकार भी कहीं ना कहीं बहुत एम्फेसिस करती है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। दीज डिडक्शंस आर नॉट डिडक्शंस, दीज आर इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली। हर एक डिडक्शन के अंदर आपको एक इन्वेस्टमेंट दिखेगी, एक जिससे कि आपको भी कहीं ना कहीं इन फ्यूचर बेनिफिट हो। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट को करने से आपकी इन्वेस्टमेंट से ही कंट्री को भी एक इन्वेस्टमेंट हो। यानी कि अगर मैं 80C की बात करूं तो इसके अंदर जो भी आपको गाइडलाइंस दे रखी हैं, जो भी जगह पे आपको ऑप्ट करना है, वहां पर हर एक उस ऑप्शन के साथ एक कंट्री इन्वेस्टमेंट भी जुड़ा हुआ है। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द नेक्स्ट स्लाइड, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी से पूछना चाहूंगा, जिसका आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव not even invested a single amount
in any of these deductions ever. I could exceptionally say कि जो बंदों की पहली जॉब है they could avoid this question, but जो लोग पहले भी अपनी ITRs और पहले भी जॉब कर रहे थे और कहीं ना कहीं आज उनको अपनी ITR भरनी है और आज भी वो इनमें से किसी भी डिडक्शंस का फायदा नहीं उठा रहे हैं, आई वुड लाइक टू मेंशन देम कि वो कौन कौन लोग हैं जो नहीं यूज कर रहे आज. दे कुड से सिंपली से नो ऑन द चैट्स. देयर इज नो क्वेश्चन कि इसमें मैं कुछ बोलूं आपको. इट इज सिंपली आपका चॉइस है. We will wait for a few seconds and then we'll proceed for this. So I hope majority of you are opting for this deduction. It is very good for you. So अगली जो हम स्लाइड मूव करने वाले हैं, it is a small, we could say it is not in a form of a PPT. It is a gist of a layman. So start करता हूँ मैं. Just give me few seconds. So right. So this is Shyam who is going into a tax saving mall. वहां जाके इसे पता लगता है कि आई कैन ऑप्ट फॉर दीज डिडक्शंस. इसके अलावा भी हैं बट ही वांट टू बाय देम ऑल. और वो चाहता है कि मैं इन सब डिडक्शंस को अपने कैरी बैग में डालूं और उसे घर ले जाता हूं. और घर जाके जब वो ओपन करेगा तो यू वुड फाइंड कि उसके अंदर क्या क्या चीजें उसको मिलती हैं हर एक डिडक्शंस के अंदर. सबसे पहले ही ऑप्टेड फॉर द 80C. तो 80C के अंदर उसे क्या चीजें मिलती हैं? जी हाँ, जब हम 80C के बारे में बात कर रहे हैं तो बेसिकली सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सेक्शन है और सबसे ज्यादा मैंने कहना चाहिए कि सबसे ज्यादा लोग इसे ऑप्ट करते हैं हमारी कंट्री के अंदर. तो कहीं ना कहीं 3 सेक्शंस के अंदर मैंने इसे डिवाइड किया है: सेविंग्स, इन्वेस्टिंग एंड स्पेंडिंग्स. अब एक फर्क हमें बहुत जरूरी है समझना जब भी हम टैक्स के रिगार्ड में बात करते हैं. क्या सेविंग्स होती हैं और क्या इन्वेस्टमेंट्स होती हैं? अधिकतर जब भी मैं बात करता हूँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट के एक डिफरेंशिएशन के ऊपर, तो सेविंग्स को मैं कहता हूं कि एक ऐसी जगह आपने अपना पैसा डाला है जहां पर रिस्क जो है कम है. और इन्वेस्टमेंट्स की जब मैं बात करता हूं तो मैं ये बोलता हूं अपने क्लाइंट्स को कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देयर इज सर्टेनली हायर रिजल्ट्स, हायर प्रॉफिट्स, बट देयर इज ऑब्वियसली सर्टेन रिस्क एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टिंग पार्ट. ये जितने भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आपको कहीं पे भी मिलेंगी एक्सेप्ट फॉर द फ्यू स्मार्ट इंश्योरेंस स्कीम्स. अब मैंने ये एक्सेप्शनली अलग क्यों डाला स्पेंडिंग के अंदर? बिकॉज कहीं ना कहीं आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट शुड बी डन इन अ स्मार्टर वे, शुड बी डन विद अ गारंटी प्लान. और वो कई सारे गारंटेड प्लान्स आपको आज की तारीख में, because since we are also a portfolio management team, we have a inbuilt portfolio management team for these things. So we could say कि कहीं ना कहीं smart investment insurance आज का टाइम है इन्वेस्टमेंट का. इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स आर जस्ट द म्यूचुअल फंड्स जहां पर आपको 3 साल का एक लॉक इन पीरियड होता है. इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर. यू गो इन्वेस्ट देयर, वेट फॉर 3 years. बिफोर दैट इफ यू विड्रॉ द अमाउंट, देन जो आपने टैक्स प्लानिंग करी थी 80C के अंदर, यानी कि 1.5 लाख रुपए अगर आपने इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में लगाए,
आपने टैक्स उस साल बचाया और 3 साल से पहले अगर विड्रॉ कर लेते हो, जिस साल आप विड्रॉ कर लेते हैं उस साल के अंदर टैक्स हो जाएगा, यानी कि 3 साल तो रुकना ही रुकना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। सिमिलरली पेंशन स्कीम्स होती हैं वो और लंबी होती हैं, यूलिप्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं लॉक इन पीरियड के साथ ही आते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू इज कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जहां पर भी है सेक्शन के अंदर, वहां पर रिस्क एसोसिएटेड है प्लस टाइम भी एसोसिएटेड है। अब बात करते हैं सेविंग्स के अंदर, जितनी भी सेविंग स्कीम्स होंगी वो कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी देंगी, एश्योरिटी देंगी कि भी हाँ मेरा पैसा एक सेफ जगह लैंडेड है और मुझे टैक्स भी बेनिफिट हो रहा है, रिटर्न्स भी आ रहे हैं। मगर इसी के साथ साथ मैं स्मार्ट इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जरूर आपको बताना चाहूंगा कि क्या चीजें हैं स्मार्ट इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स। IRDA हैज स्ट्रेटली कम अप विद सर्टेन स्कीम्स जिसमें उन्होंने कंपनीज को ये पुशअप करा कि जिस तरीके से फॉरेन कंट्रीज के अंदर जितने भी लोग हैं वो आजकल स्मार्ट इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, यानी कि वो ऐसी ऐसी स्कीमों में इंश्योरेंस कर रहे हैं जहां पर आप आपकी फैमिली इंश्योर्ड है फर्स्ट, सेकेंडली दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्टेन गारंटीड अमाउंट आफ्टर अ सर्टेन टेन्योर, they are even providing you pensions, they are even providing you certain benefits which could go long the way जब तक आप हैं, आप नहीं हैं तो आपके नॉमिनी को देते हैं वो पैसा उसके बाद। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप इनमें से कोई सी भी प्लान ऑप्ट कर रहे हैं आज, तो आप जरूर एक बार स्मार्ट इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स की तरफ मूव करें, उसके बारे में जानें कि क्या है बेसिकली ये स्मार्ट इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स, सो दैट आप टैक्स के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी एनलार्ज कर सकें और एक्सलरेट कर सकें लाइफ में, जहां पर आज से 20 साल बाद आपको नहीं पता कि आपको आज जो सेविंग बैंक में 2% 3% ब्याज मिल रहा है, आज से 20 साल बाद मुझे नहीं लगता आपको पैसा मिलेगा। रादर हो सकता है सेविंग बैंक में आप पैसा जमा करने जाएं और आपसे वो बोले लाओ जी लाओ 1% लाओ। दिस कुड बी अ टाइम जहां पर, बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, किसी को नहीं पता कि कब ये फॉरेक्स रिच हो जाए और कब यहाँ पर इतना बूम आ जाए लाइक स्विट्जरलैंड, वहां पर आपको पैसे अपने बैंक में पैसे रखने के भी पैसे देने पड़ते हैं। दे आर सो रिच कंट्रीज। सो वी हैव टू मेक आउट दीज थिंग्स कि हमें किधर इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैंने बहुत एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि सेविंग को और इन्वेस्टमेंट को अगर आपको अलग अलग करना है तो आप सिंपल एक दिमाग में पोर्टफोलियो बनाएं कि मेरे को अगर ज्यादा श्योरिटी चाहिए तो मैं सेविंग्स की तरफ जाऊं, दोज आर टोटली स्लो एंड स्टडी प्रोवाइडिंग रिटर्न्स, बट हाँ कहीं ना कहीं श्योरिटी है। इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएंगे तो बेशक आपको रिटर्न ज्यादा मिले, एक लॉक इन पीरियड जरूर आपको रखना पड़ेगा दिमाग में, प्लान टू प्लान वेरी करेगा, लेकिन रिस्क भी है उसके साथ, पैसा ज्यादा होने के बजाय कम भी हो सकता है। स्मार्ट इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स इन दोनों से अलग हैं। एक तरीके से स्मार्ट इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट मैं बोलूंगा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, जहां पर आपको एश्योरिटी भी मिलती है, रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं, प्लस आप सिक्योर, आपके फैमिली मेंबर्स सिक्योर। सो डेफिनेटली गो एंड स्टडी मोर अबाउट दी स्मार्ट इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स। कोई डाउट होता है वी आर ऑल्सो देयर केटरिंग इट, जो आपको लगता है आपका अपने प्रोफेशनल से जरूर एक बार कंसल्ट करें कि क्या है स्मार्ट इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट जो कि मैं 80C के लिए ऑप्ट कर सकता हूं। स्पेंडिंग्स के अंदर बच्चों की स्कूल फीस वगैरह जो होती है वो 80C के अंदर कवर अप होती हैं। कई लोगों को लगता है कि यार हमारे तो सारा उसी के अंदर पैसा चला जाता है, मगर वेन एवर यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग सर्टेन थिंग्स, आपको कुछ चीजों को बाईपास भी करना चाहिए। अब आप मान लेते हैं आप हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों अर्निंग है, तो व्हाट कैन बी अ प्लानिंग डन। आप चाहें तो आप अपने वाइफ के रूट के थ्रू ये स्मार्ट इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हैं, या फिर आप अपने वाइफ के रूट के थ्रू या फिर अपने हस्बैंड के रूट के थ्रू, रेसिप्रोकल जो भी आप चाहें, वो आप अपने किसी भी एक बंदा अपने बच्चों की ट्यूशन फीस स्कूल की पे कर सकता है अपने अकाउंट से पर्टिकुलरली, तो जो पे करेगा उसको बेनिफिट मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि चिल्ड्रन ट्यूशन फीस इज अ स्पेंडिंग, बट इफ बोथ ऑफ यू आर अर्निंग देन यू कुड डू कि आप एक बंदा ट्यूशन फीस की स्पेंडिंग का बेनिफिट 80C के अंदर ले ले और एक बंदा जो है स्मार्ट इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स का बेनिफिट अपने 80C के अंदर ले। मूविंग अहेड, और भी काफी सारे सेविंग्स प्लान आपको मिल जाएंगे, इन्वेस्टमेंट प्लान कम मिलेंगे, सेविंग प्लान 80C के अंदर बहुत सारे मिलेंगे। दीज आर 5 year टैक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, आपको पता ही है कितना आज की तारीख में ROI मिल रहा है। नेक्स्ट सेक्शन इज 80D। अब
वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, कोविड चल रहा है, everyone is facing these medical expenses, these are very heavy on your pockets. एक बार आप किसी अच्छे ब्रांडेड हॉस्पिटल में जाएं तो मुझे नहीं लगता आप 2-4 लाख रुपए से कम में वहां पर एटलीस्ट ये एक अमाउंट बन गया है। कोविड के दौरान काफी सारे ऐसे लोगों से मतलब मेरे को सुनने में आया कि दे आर पेइंग मिलियंस, 10-10 लाख रुपए वो हॉस्पिटल्स में देके आ रहे हैं, और इट इज टोटली हरासमेंट। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जहां पर आपको ये सोचना बहुत जरूरी है कि मेरे को मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ, मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ किस तरीके से मैं अपने आप को इंडल्ज करूं। बस मेडिकल इंश्योरेंस, अब कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला था हर एक डिडक्शन के साथ आपका बेनिफिट तो जुड़ा ही हुआ है, बट कंट्री का भी बेनिफिट कहीं ना कहीं एक जुड़ा हुआ है। इफ यू गो फॉर अ इंश्योरेंस प्रीमियम देन योर लाइफ इज ऑल्सो सेव्ड with a least amount of expenditure. You are providing a benefit to the country as well, because क्या होता है हर साल आपको जरूरी नहीं है कि कहीं ना कहीं मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट ले ही लें आप। किसी बार साल में जैसे गाड़ी का एक इंश्योरेंस आपने कराया, जरूरी नहीं है उस गाड़ी जब तक वो ठुकेगी नहीं, जब तक उसको कोई चोट नहीं आएगी, जब तक उसको कोई डेंटिंग पेंटिंग का एक्सपेंडिचर नहीं होता, तो आप इंश्योरेंस कोई जबरदस्ती तो क्लेम करते नहीं है। सिमिलरली आपकी बॉडी भी है, आपकी बॉडी भी एक गाड़ी की तरह ही है, अगर वो उसे कुछ नहीं होगा तो आप जबरदस्ती कोई क्लेम क्यों करेगा। तो वो साल का बेनिफिट उस कंपनी को मिल जाता है, मगर एट द एंड ऑफ द डे जब भी आपको कोई नुकसान होगा, जब भी आपको कोई बीमारी होती है, तो आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट होगा। इसमें सरकार ऑब्वियस सी बात है हर एक सेक्शन के साथ एक लिमिट दे देगी, अदरवाइज कोई बंदा इंश्योरेंस, कोई किसी का हैवी अमाउंट है और वो बोलता है मैंने तो पूरे साल कोई स्पेंडिंग नहीं करी, तो वो तो 10 लाख रुपए इंश्योरेंस में लगा देगा या फिर 10 लाख रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट लेके डाल देगा और पूरा जीरो हो जाएगा। नो, इट कैन नॉट बी लाइक दिस। एक हर चीज की एक लिमिट, हर एक चीज की एक सीमा होनी बहुत जरूरी है लाइफ में। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी आपके साथ जब भी डिडक्शंस दी हैं आपको उसके साथ एक लिमिट आपको दी है। एटीसी की लिमिट 1.5 लाख रुपीज थी। सिमिलरली एटीसी के अंदर और भी दो चीजें आती हैं जो कि 80 डबल सी इस तरीके से आती हैं, लेकिन एटीसी के अंदर ही मेन आइटम्स आपके इनकॉर्पोरेटेड हैं और उन तीनों की लिमिट जो है 1.5 लाख रुपए बनती है। प्लस 80D के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसकी लिमिट, बेसिक लिमिट की अगर मैं बात करूं तो वो 25,000 रुपए पर ईयर होती है ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ योर सेल्फ। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, यानी कि अगर आप 60 ईयर्स से ज्यादा हैं, तो ये लिमिट जो है 50,000 रुपीज की एवरी ईयर आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब सिमिलरली बात करते हैं, ये तो हमारी अपनी फैमिली के अंदर आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे आते हैं, पेरेंट्स नहीं आते आपकी फैमिली के अंदर। सो फॉर पेरेंट्स गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा बेनिफिट फॉर इट। जब भी आप पेरेंट्स का इंश्योरेंस कराएंगे, मेडिकल इंश्योरेंस कराएंगे, तो आपको 25,000 तो अपने मिल गए थे। अगर आप में सीनियर सिटीजन अगर आप नहीं है तो आपने 25,000 तो वो क्लेम कर ही लिए थे, प्लस 25,000 रुपए और क्लेम कर सकते हैं अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस करा रहे हैं नॉन सीनियर सिटीजन पेरेंट्स का। अगर वो पेरेंट्स आपके सीनियर सिटीजन में आ रहे हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है आ ही रहे होंगे, अगर कोई बच्चा 35 साल का है या 40 साल का बच्चा है तो उसके पेरेंट्स ऑब्वियस सी बात है 60 प्लस क्रॉस कर ही रहे होंगे, तो उनको 50,000 रुपीज फॉर देयर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स मिल जाएगा। एक एडिशनल बेनिफिट ऑफ 5,000 रुपीज कैन एवरी ईयर बी क्लेम्ड। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं भी कराया है तो बेसिकली अधिकतर लोग जो है हेल्थ चेकअप कराते हैं, मेडिकल चेकअप्स कराते हैं, रेगुलर चेकअप्स कराते हैं, उनकी भी आज की तारीख में 1,000-2,000 रुपए पर मेंबर कॉस्ट आ ही जाती है। तो अगर वो भी एक्सपेंडिचर अगर आपने कोई करा है तो अप टू अ लिमिट ऑफ 5,000 यू कैन क्लेम दैट ऑल्सो। ये 5,000 रुपए मैंने कई बार देखा है लोग नहीं क्लेम कर रहे होते बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। मेडिकल प्रीमियम ऑब्वियस सी बात है जब आपने दिया अपने प्रोफेशनल को तो वो क्लेम कर ही लेगा, बट दीज 5,000 रुपीज आर ओवर एंड अबव कि आपको पता ही नहीं है कि मैंने करे थे या नहीं करे थे। लेकिन आपने अगर कुछ नहीं भी किया तो आप ये 5,000 रुपए का बेनिफिट तो ऑब्वियसली ले सकते हैं हर साल। विद दिस आपका ये एक मेडिकल इंश्योरेंस 80C 80D यानी कि 80D आपका यहां पर ओवर होता है। अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 80E। जो भी लोग आज हमारे इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं और नए हैं, उन्होंने अभी जॉब स्टार्ट करी है और मतलब कहना चाहिए हैवी
आज की तारीख में एजुकेशन बहुत महंगा है, बाहर से करें या इंडिया से भी करें तो मुझे नहीं लगता कि आज लैक्स में चली गई है फीस। तो जो लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते दे आर गोइंग फॉर लोन्स। अब सरकार कहीं ना कहीं बोलती है भैया पढ़ाई लिखाई को तो हमें प्रमोट करना ही है, तो प्रमोट किस तरीके से किया गवर्नमेंट ने, उनका आइडियोलॉजी आप देखें कितनी खूबसूरत है। दे आर सेइंग कि जो भी ब्याज यानी कि वॉट एवर इंटरेस्ट कंपोनेंट यू हैव पेड ओवर योर एक्सपेंसेस ऑन लोन फॉर द एजुकेशन ऑफ हायर एजुकेशन पर्पस, तो उसका भी बेनिफिट आप अगर कमाना शुरू कर चुके हैं और आप पे कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं। या फिर अगर आप अपने बच्चों के ऊपर खर्चा किया है और उसको बेनिफिट आप अपने यहाँ पर लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। अब इसमें लिमिट आ जाती है, कितनी होती है, 1.5 लाख रुपीस आप क्लेम कर सकते हैं अपने टोटल प्लानिंग के अंदर, 80E के अंदर। अब आ जाते हैं कितने सालों तक, जब तक लोन चल रहा है जब तक तो आप करेंगे। मान लेते हैं किसी का लोन 20 साल तक चलता है और वो इंटरेस्ट पेमेंट करता है, तो डिडक्शन कैन ओनली बी क्लेम्ड फॉर 8 years, इट कैन नॉट बी क्लेम्ड बियॉन्ड 8 years। तो बहुत ध्यान रखिएगा, 8 साल से पहले पहले ही इसका क्लेम करें। इसके बाद अगर क्लेम करते रहे, बिकॉज वहां पर कोई ITR फाइल करते वक्त कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए नहीं बोलता है। मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं आपको, कल को अगर आप 8 साल के बाद भी इसे क्लेम करते रहे कंटिन्यूअसली और खुदा ना खास्ता आपके ऊपर स्क्रूटनी में कोई आपका नाम आ गया, देन यू हैव टू रिवर्स इट। आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, बिकॉज गवर्नमेंट इज नो मोर दैट इजी। आज की तारीख में बात करूं मैं तो गवर्नमेंट इज मोर रिग्रेस। वो चाहती है कि भाई अगर आपसे कोई गलती हुई तो आप उसका कंपनसेशन जरूर दें। और वो इतना एडवांस हो गए हैं कि दे आर डेवलप्ड सो मेनी सॉफ्टवेयर्स कि शायद हमें अचंभा होगा कि यार ये गलती भी, ये चीज भी गवर्नमेंट ने कैसे पकड़ ली। जैसे आप लोग फेसबुक पे हैं, इसी तरीके से गवर्नमेंट भी, ये मान लीजिए फेसबुक पे दे आर लुकिंग इनटू एवरी पार्ट ऑफ योर एक्सपेंडिचर। सो क्लेमिंग रॉन्ग डिडक्शंस या एवं आपने कुछ डाल दिया उसके अंदर इज सर्टेनली गोइंग टू बी फाउंड बाय द गवर्नमेंट एंड यू हैव टू बी पेनलाइज्ड फॉर द सेम। मूविंग अहेड, यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की आपने एक पूरी कैपिंग है जो कि ओवर एंड अबव 80C 80D है। इसके बाद आता है सेक्शन 80EE। बेसिकली कहीं ना कहीं हर बंदा जो जॉब कर रहा है वो घर तो खरीदेगा ही। ये बेसिकली बेनिफिट फाइनेंशियल ईयर 19-20 में गवर्नमेंट ने दिया था, जहां पर गवर्नमेंट ने बोला था, उससे पहले एक सेक्शन 80EE आया था। आई एम नॉट अवेयर कि वहां पर किसी ने बेनिफिट लिया था या नहीं लिया था, लेकिन ये सेक्शन के अंदर अगर आपने कोई भी घर खरीदा था जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपीस या उससे कम थी और आपने उसमें जो लोन लिया था, उस केस में आपको 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट ऑन दैट इंटरेस्ट अमाउंट वुड बी ग्रांटेड ओवर एंड अबव सेक्शन 24। यानी कि सेक्शन 24 एक और सेक्शन है जो कि जब भी आप घर खरीदते हैं तो उसकी इंटरेस्ट अमाउंट जो आप पे कर रहे होते हैं उस पे भी बेनिफिट इसके अंदर उससे ज्यादा दिया गया है। यानी कि वो भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, मगर शर्त ये है इट शुड नॉट बी योर सेकेंड हाउस। यानी कि ये पहला घर होना चाहिए आपका, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपीज से कम होनी चाहिए और एक सर्टेन अमाउंट है इसके अंदर लोन लेने का, वो आपने जरूर लिया होना चाहिए, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिडक्शन। सो अभी तक हम सारे डिडक्शन के साथ एक लिमिट लेके चल रहे हैं अपने दिमाग में कि इतनी हर एक केस में लिमिट आ रही है। अब आप बार बार ये चीज मत सोचिए कि ये लिमिट क्यों आ रही है यार, हम तो इससे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज लिमिट के साथ है। एक नया सेक्शन आया है 80EEB। सिंस वी आर इनटू एन एरा जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल आर ऑन द वर्ज, इंडिया में आने ही वाले हैं, बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, कंपनीज आ रही हैं, टेस्ला इंडिया में आ चुका है, दे आर स्टार्टिंग अप विद देयर बिजनेस सूनर और लेटर।
मगर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि हम इसे किस तरीके से प्रमोट करें, बिकॉज आज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर मोर एक्सपेंसिव देन द नॉर्मल व्हीकल्स। ऑब्वियसली बैटरी जो है इंडिया में नहीं बन पा रही है, इंपोर्ट हो रही है, एक्सपेंसिव है, सब्सिडी भी दे रही है गवर्नमेंट, बट स्टिल इट इज ऑन अ हेवियर साइड। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी हायर टैक्स पे करने वाले एसएससीज हैं वो भी इसका बेनिफिट अपने टैक्स पेमेंट के टाइम पे ले सकें। व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इज कि वो बोलते हैं 1.5 लाख रुपए का अगर कोई आपने इंटरेस्ट अमाउंट पे किया है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने के लिए तो आप उसका डिडक्शन भी लें। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको एक बात बोल दी कि 1.5 लाख का डिडक्शन लेना, तो हर चीज पे तो नहीं मिल सकता 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन। विद एवरी बेनिफिट कम्स सर्टेन कंडीशंस। तो कहीं ना कहीं आप जब भी किसी भी डिडक्शन को ऑप्ट करने जाएं तो जरूर ध्यान रखें, उसकी कंडीशंस जरूर पढ़ें। अब जैसे इसी सेक्शन की मैं बात करूं तो इस सेक्शन के साथ 4-5 कंडीशंस जुड़ के आई हैं, जैसे कि इट इज ऑब्वियसली कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं, अगर आप पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो ही आपको इसका बेनिफिट हो सकता है। आप सोचें मेरा ये दूसरा या तीसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो प्लीज गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट ना करें। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके घर में 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, मेंबर्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, तो अलग अलग बंदों के नाम पे गाड़ियां लें, जिससे हर एक बंदे को इंडिविजुअली बेनिफिट होगा, बिकॉज इट वुड बी द फर्स्ट ओन्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि आपने फाइनेंस कराया है बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और उसके ऊपर ब्याज आपने 1.5 लाख रुपए या अगर उससे ज्यादा भी दिया तब भी आपको 1.5 लाख रुपए का ही बेनिफिट होगा। और ध्यान रखें ये जो लिमिट है गवर्नमेंट ने, जो लोन सैंक्शन करने की लिमिट है वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 तक की रखी है। और इसका बेनिफिट इसी टाइम पे जिन्होंने लोन लिया है उन्हें ही मिल सकता है, इंडिविजुअल्स को ही मिल सकता है, नॉट द कॉर्पोरेट्स। बिकॉज कहीं ना कहीं ये बेनिफिट हम गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को मिले, बिकॉज इंडिविजुअल्स जितना व्हीकल ओन करते हैं, कॉर्पोरेट्स ऑब्वियस सी बात है नहीं ओन करते इतना व्हीकल, तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अब एटमॉस्फेयर को हम कहीं ना कहीं तवज्जो दें और आगे बढ़ के आए, और गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट कर रही है आपको कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आप मूव करें। और ये जो टेन्योर है मुझे लगता है ये धीरे धीरे अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 2023 से आगे भी एक्सपेंड हो जाएगा, बिकॉज 2023 मुझे लगता है 2 साल के अंदर इतना रिवॉल्यूशन हमारे देश में आ जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते हो जाएं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां बहुत सारी आ जाएं, तो शायद अभी संभव नहीं होता दिख रहा। इसीलिए मुझे ये लगता है डेडलाइन आगे बढ़ सकती है, लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो ये 2023 ही है, और 2023 तक अगर आप लोन लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। बहुत ही अच्छा सेक्शन है सेक्शन 24, यह हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आता है। अब अधिकतर जितने भी मैं बोलता हूँ सैलरीड एम्प्लॉयज है ना, दे आर द कोर ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स ऑफ दिस कंट्री। एक स्टैट्स आया अभी रिसेंटली जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह बताया कि डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन हुआ पिछले साल में वो कॉरपोरेट से ज्यादा था इंडिविजुअल्स का, यानी कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैव पेड 4.88 लाख करोड़ रुपीस फॉर देयर डायरेक्ट टैक्स, as compared to the corporate they have only paid 4.57 लाख करोड़ रुपीस। तो आप लोग जितने भी हैं सैलरी टैक्स पेयर्स, दे आर द इंडियाज कोर फाइनेस्ट एंड आई शुड से ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स ऑफ द कंट्री। और इसी के कारण है कि गवर्नमेंट जो है अधिकतर टाइम पे आप जैसे इंडिविजुअल्स और सैलरी टैक्स पेयर्स को मैक्सिमम बेनिफिट देना चाहते हैं। अब घर आपने खरीदा, अब ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ घर के ऊपर बात करेगा, ये सेक्शन जो है टोटली आपने एक घर खरीदा है, उसके अंदर आपने ऑब्वियस सी बात है लोन लिया है, कोई लिमिट नहीं है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आपने अगर उस लोन पे दिया, उस साल में इंटरेस्ट जो अगर आपने दिया है 2 लाख रुपए तक की रिबेट, जी हाँ 2 लाख रुपए तक की रिबेट जो है आप लोग क्लेम कर सकते हैं अपने जो इनकम है उसे कम करने के लिए। अब ये लिमिट जो है 30,000 मैंने बोला है कि अगर आप जो कंडीशन से मीट आउट नहीं करते हैं तो वो 30,000 हो जाती है लिमिट।
इंपॉर्टेंट ये है आप उसी घर के अंदर रह रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है आपने तीसरा चौथा अगर घर होता है उसके लिए भी आपने अगर प्रॉपर्टी ली है तो भी आपको 2 लाख रुपए का घर में 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा। अब कंडीशंस सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कोई भी आप बेनिफिट लेंगे ऑब्वियस सी बात है उसके साथ कुछ ना कुछ कंडीशंस डेफिनेटली अटैच्ड रहेंगी। सिमिलरली इसके अंदर भी एक कंडीशन अटैच्ड है जहां पर वो ये बोल रहे हैं कि होम शुड बी परचेस्ड और लोन जो है 1999 यानी कि 1999 के बाद लिया गया हो, परचेज करा हो या कंस्ट्रक्शन कराई हो, तो 5 साल के अंदर उस साल में जिस साल ये लोन अप्लाई किया 5 साल के अंदर उस घर की कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए या परचेज कर लेना चाहिए। बुकिंग अमाउंट देके अगर आपने छोड़ दिया अगर तो वो प्रॉपर्टी आपकी परचेज नहीं मानी जाएगी। सो कंडीशंस ऑब्वियसली आप मीट आउट करें। जब भी आप किसी सेक्शन को बेनिफिट ले रहे हैं, कोई भी सेक्शन आपके दिमाग में आ रहा है तो उसकी कंडीशंस जरूर देखें। थोड़ी सी चैरिटी कर लेते हैं। 80G टोटल डोनेशन वाला सेक्शन है जहां पर कई सारी टाइप की ट्रस्ट के अंदर अगर आप डोनेशंस करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कई बार हम लोग खुद हेल्प नहीं कर पाते बट हम चाहते हैं हेल्प करना, तो देयर आर सर्टेन ट्रस्ट जहां पर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट दे के डोनेशन करके कुछ नीडी लोगों की हेल्प कर पाते हैं। वहां पर भी गवर्नमेंट ने ध्यान रखा कि ऐसे खास लोग जो कि अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोच रहे हैं उनको हम किस तरीके से बेनिफिट कर पाए। तो गवर्नमेंट ने बोला एडजस्टेड इनकम आप निकालिए इनकी। एडजस्टेड टोटल इनकम जब आप निकालेंगे एक फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला में आज मुझे लगता नहीं यहाँ पर समझाना जरूरी है, मगर उसका 10% अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसका 10% जो है अगर आप डोनेट करते हैं कोई सी भी ट्रस्ट हो, चाहे वो विद लिमिटेशन हो चाहे वो विदाउट लिमिटेशन हो, आपको 10% डोनेशन करने पे वो बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं। और बहुत अच्छा है सेक्शन, बहुत चैरिटेबल है ये कि कहीं ना कहीं हर एक बंदे को प्रमोट जरूर करना चाहिए डोनेशंस की तरफ। और इस सेक्शन के अंदर लेकिन ये ध्यान रखें डोनेशन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस एस्पेक्ट से कर रहे हैं कि मेरे को कुछ बेनिफिट मिल जाए तो मैं बोलूंगा 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम जरूर निकाल लें जब ही डोनेशन का एक अमाउंट जो है तय करें। $80GG ये कहना चाहिए HRA का रेप्लिका है। व्हाट इज HRA? HRA भी बेनिफिट मिल रहा है अगर आप घर पे नहीं रह रहे हैं, रेंटेड प्लेस पे रह रहे हैं। सिमिलरली 80GG भी है। किसी किसी कंपनी के अंदर बाइफर्गेशंस नहीं होती हैं। बाइफर्गेशंस किस तरीके से नहीं होती, यानी कि आपने कितना उन्होंने आपको बेसिक का दिया है, कितना आपको डीए दिया है, कितना अलाउंसेस दिए हैं, कितने एग्जेम्पशंस दिए हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर सेग्रीगेट करके दी हैं, वो नहीं मेंशन होता। उस केस में जो असेसी होता है वो बोलता है मैं HRA का तो बेनिफिट ही नहीं क्लेम कर पाया, तो वहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर 80GG यू कैन क्लेम। 80GG के अंदर कैलकुलेशन है कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मैक्सिमम जो डोनेशन की लिमिट है, वो डिडक्शन की जो लिमिट है इसके अंदर इस सेक्शन के अंदर, दैट इज 60,000 रुपीज। अब 60,000 रुपीज कैसे? जो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया जहां पर ये आप देख पा रहे होंगे कि लोएस्ट ऑफ द मेंशन्ड थिंग्स, यानी कि 5,000 रुपए पर मंथ जो कि 60,000 रुपए साल का बनता है, या तो ये 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम यानी कि एक्सक्लूडिंग ऑल दीज थिंग्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड हियर, उसके अलावा अगर आपकी 25% ऑफ द टोटल इनकम निकल आती है वो, या फिर एक्चुअल रेंट लेस देन 10% ऑफ द इनकम। अगर ये तीन चीजों में से कोई भी चीज कम होती है उतना आप डिडक्शन जो है क्लेम कर सकते हैं। दैट इज वही मैंने आपको बताया, सबसे लीस्ट जो आपका आएगा वो इसके अंदर कंसीडर करा जाएगा, यानी कि मैक्सिमम जो लिमिट हो गई इसकी 60,000 रुपए। 60,000 से ऊपर आप इस सेक्शन के अंदर क्लेम कर ही नहीं सकते। सो 80GG जो है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं HRA भी क्लेम कर लूं, मैं 80GG भी क्लेम कर लूं, तो प्लीज डोंट गो फॉर दिस। आप दोनों में से एक ही जगह एक ही नाव में पैर रख सकते हैं। अगर कोई बंदा 80GG में भी जा रहा है और वो बंदा जो है HRA का कंपोनेंट भी यूज करना चाहता है अपने टैक्स के अंदर, तो आई एम सॉरी वो ऐसा नहीं कर सकता।
करिएगा भी मत, बिकॉज नल एंड वॉइड हो जाएगी आपकी जो रिटर्न है, डिफॉल्ट हो जाएगा उसके अंदर। सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं काफी हद तक हम लोगों ने कवर अप करी काफी सारी चीजें, जो कि ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम भी इसमें कवर हुआ हमारा, और आपका करीब करीब डिडक्शंस भी वो वाली कवर करी हैं जो कि मतलब अनकॉमन थी, कुछ कॉमन भी थी, मगर हमें नहीं पता था उधर किस तरीके से हम उसके यूज कर सकें। स्पेशली 80C के बारे में बात कर रहा हूँ। 80C इज अ वेरी वास्ट सेक्शन, काफी सारी स्कीम्स हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं अगर उसे प्रूडेंटली आप यूज करें, उस सेक्शन को अगर आप यूज करें प्रूडेंटली, तो यू कुड मेक आउट वंडर्स इन नेक्स्ट 20-25 ईयर्स। मतलब आप आज से 20-25 साल की प्लानिंग भी इस सेक्शन को यूज करते हुए कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि आप स्मार्ट इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स की तरफ मूव करें, पुराने ढर्रों पे ना चलें, 5 साल की एफडी करा के ना छोड़ दें, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके ही इन्वेस्टमेंट से आप अपने फ्यूचर का कॉर्पस डिसाइड कर सकते हैं। आज जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वही बेनिफिशियल आपको होगा 20-22 साल बाद। सो ये सेक्शन बना ही नहीं है 2-3 साल के रिटर्न्स के लिए, ये सेक्शन बना ही आपको कम से कम 10 से ऊपर इन्वेस्ट ईयर्स के बाद रिटर्न्स देखने के लिए है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सो कोई क्वेश्चंस होते हैं तो वी कुड टेक अप देम वन बाय वन। ज्यादा डिटेल में तो शायद नहीं हो पाएगा, मगर अगर कोई कुछ क्वेश्चंस हैं इस वेबिनार को लेके, इस पीपीटी या फिर कोई भी हमारी इस चीज में आपको कुछ ना समझ में आया हो, तो यू कुड सिंपली गो एंड you could Shubham, Yeah, मेरी निखिल एक्चुअली आई जस्ट वांट टू आस्क कि इन्वेस्टमेंट बेटर ऑप्शन है या फिर सेविंग, मतलब दोनों में से अगर कोई करना चाहे तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सा बेस्ट रहेगा? अब आ जाती है बात, जैसे मैंने अपनी स्लाइड में बताया था शुभम की, सेविंग और इन्वेस्टमेंट आप इस तरीके से ना देखें सेविंग क्या है इन्वेस्टमेंट क्या है, आप इस तरीके से देखें अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, और जो मैंने 3 इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर लिखी थी, तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे को सेफ एंड साउंड चलना है, मेरे को मेरा पैसा ऐसा ही चाहिए जैसे बैंक में रहे, तो आप सेविंग्स की तरफ मूव करें। मगर आज के टाइम में कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऐसे भी आ गए हैं विच आर कमिंग अप विद अ गारंटीड प्लान, वहां पर आप अगर चाहें तो निवेश कर सकते हैं। इट इज ऑब्वियसली गुड कि आप अपनी इनकम का एक पोर्शन जरूर इन्वेस्ट करें। कुछ गारंटीड प्लान्स जो भी आपको लगते हैं आपको अपने आसपास या नेट पे मिल जाएंगे बहुत आराम से, वहां पर आप इन्वेस्ट करके डेफिनेटली आप मूव कर सकते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन और था मेरा, एक्चुअली मैं थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सो नो इश्यूज। बेसिकली मतलब कई बार मैंने देखा है कुछ लोग बोलते हैं कि लेट्स सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरी सैलरी 10 लाख है और मैंने कोई लोन लिया है जिसका मैं एनुअल ईएमआई पे कर रहा हूँ टोटल इन टोटल 4 lakhs, so that is a good loan for me or that is not a good loan for me? कितनी कितनी इनकम बताई आपने? 10 lakhs, 10 lakhs। और ये कितना ईएमआई आप एनुअली पे कर रहे 4 lakhs मैं पे कर रहा हूँ ईएमआई। हैं? यू कुड से कि अगर मैं बात करूं परसेंटेज वाइज, तो कहीं ना कहीं 25 टू 30-40% के बीच में आपका लोन अगर होता है, और इसके अलावा आपके जो एक्सपेंडिचर हैं वो 20 या 30% हैं आपकी सैलरी के, तो इट इज अ गुड लोन। अगर आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है, कुछ लोगों के कई बार घर बड़ा होता है तो एक्सपेंडिचर ऑब्वियस सी बात है उन्हें ज्यादा होता है घर के अंदर, और खर्चे भी होते हैं, तो उस केस में डेफिनेटली ये मूव आउट करना चाहिए कि क्या मैं इस पैसे को जहां इन्वेस्ट कर रहा हूं अपने घर को बनाने के लिए, क्या मैं किसी और जगह भी इन्वेस्ट करके और आज रेंट पे रह के अपना कॉर्पस बड़ा कर सकता था। तो बैड लोन इज समथिंग जहां पर आपने उसे बस ले लिया, यू आर नॉट एक्चुअली थिंकिंग कि ये मेरा इनकम का कितना परसेंटेज है। जैसे मैंने बताया 25 से 40% अगर आप कोई लोन ले रहे हैं अपनी इनकम का, तो इट कुड बी अ गुड लोन। बट ऑब्वियस सी बात है आरओआई बहुत डिपेंड करता है हर एक लोन को लेते वक्त कि आप कितना उस पर रिटर्न आप वापस कर रहे हैं, तो और टेन्योर कितने टेन्योर में वापस कर रहे हैं। लोन्स could be a bad loan if it is over and above a certain percentage. For a salaried taxpayer, I could say 25 to 40% is a certain amount.
मगर इससे ऊपर अगर कोई लोन लेके जा रहा है अपनी सैलरी का, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान कर सकता है, बिकॉज किसी भी बंदे के आज की तारीख में एक्सपेंडिचर जो है कम नहीं है, सबके ज्यादा ही एक्सपेंडिचर्स हैं। फ्लैट्स में भी रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज आपको देना ही पड़ता है, और भी अदर एक्सपेंसेस हो जाते हैं जो कि करीब करीब 30-40-50% तक भी चले जाते हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि आप एक परसेंटेज डिफाइन जरूर करें। ओके ओके, थैंक यू निखिल। ओके, सो और कोई क्वेश्चन अगर है तो वी कुड टेक अप। और शुभम, कैन यू हियर मी? या सो मेरे हिसाब से क्वेश्चन शायद है नहीं किसी के पास, या फिर हेजिटेट कर रहे आई हैं। थिंक आपने अच्छे हाँ, से मुझे ऐसा समझा लगता दिया, तो दे अंडरस्टैंड हाउ टू। if still anyone want कि ये पूरा हमारा आज का वेबिनार वो कर सकें, तो सुनो और द लेटर मेरी टेक टीम इसको पूरा आपके लिए हमारे YouTube चैनल पे डाल देगी, सो दैट कोई भी चीज आपको मिस आउट हो गई है, या फिर आप लेट आए, या किसी वजह से इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आप इसको कंटिन्यूसली नहीं देख पाए, तो यू कुड गो देयर एंड हैव अ लुक ओवर देयर। और आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी इशू आता है, you could connect us straight away at our website or the contact numbers given, right? So I think we Sure. should wind up, Shubham. Thank you, Nikhil. Thank you so Thank you much so much, for Shubham, giving. for my pleasure, Shubham। और बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव है आपकी टीम की तरफ से, एंड आई थिंक आपको ये रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसे वेबिनार्स से एम्प्लॉयज की एक उन्हें भी एक थोड़ा सा एनलाइटमेंट मिलता है, अपने काम के अलावा वो सोच पाते हैं, बिकॉज इतर एम्प्लॉयज जो है मार्च एंड में आते हैं या फिर ITR फाइल कराने के पास आते हैं। तो इट इज वेरी गुड Right, टाइम right. कि जब आपने प्लानिंग के लिए ये ऑप्ट करा। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एंड आई होप एवरीवन इज सेफ, हेल्दी। कोविड का टाइम चल रहा है, आई वुड से कि स्टे सेफ, डिस्टेंस बनाए रखें, एंड थैंक यू सो मच। Thank you, Nikhil. Thank you so much. All right, Shubham, thank you। Okay, Thank you. Bye. bye।